हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल कुमार और मैं आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल जेडेक्स मैथ पर। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है साइन 30, साइन 60, साइन 45, कॉस 30, कॉस 60, कॉस 45, tan। ये जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताए थे, ये किसी स्पेसिफिक एंगल पे क्या वैल्यू देते हैं। हम 10th क्लास के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। 10th की बुक एनसीईआरटी का ये चैप्टर है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसकी 8.1 में पहले से अपलोड कर चुका हूँ। 8.1 एक्सरसाइज जो थी उससे पहले के एग्जाम्पल और उसका कॉन्सेप्ट और सारे के सारे क्वेश्चन यूट्यूब पे मेरे चैनल पे अपलोडेड है। और आज हम कवर करने वाले हैं 8.2 से पहले के एग्जाम्पल और 8.2 पूरी की पूरी एक्सरसाइज। और ये जानने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी भी स्पेसिफिक एंगल के लिए क्या वैल्यू देते हैं। जैसे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ये सारी चीज़ जानने वाले हैं। अभी तो मैं आपको टेबल बता के बस इतना बताऊंगा कि साइन 60 कितनी होती है, साइन 90 कितना होता है, कॉस 60, कॉस 90, कॉस 45 ये कितने होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी बता दूंगा आपको, अगर आपको इन डेप्थ जानना है कि साइन 30 1/2 ही क्यों होता है, tan 30 1/√3 क्यों होता है, तो इसका रीजन भी नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा। वैसे इसका रीजन पेपर में पूछा नहीं जाता, तो इसलिए मैं भी वो कराऊंगा जो पेपर में आते हैं और बुक के जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम्पल के साथ। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल कैसे बनाओगे। ये टेबल काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये टेबल डायरेक्ट ही याद कर लें। अगर ये टेबल आपको याद हो गई तो एक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। और वो एक्सरसाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहले देखते हैं, टेबल बनाने की एक ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ पर हम लिखने वाले हैं रेशियो, एंगल्स, साइन, कॉस, tan, कॉसेक। कॉसेक क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल। सेक क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल। कॉट, कॉट क्या होता है? tan का रेसिप्रोकल। और एंगल में हम लेने वाले हैं कुछ स्टैंडर्ड एंगल, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्या हम इन्हीं एंगलों की वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं, और भी बहुत सारे एंगल हैं, अनलिमिटेड एंगल हैं जिनकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर। मतलब साइन 60 निकाल सकते हैं, 90 के बाद भी जो एंगल है उसकी भी हम वैल्यू साइन के लिए निकाल सकते हैं। साइन 90 से आगे का क्या मतलब है कि जो ट्राइंगल बनेगा क्वाड्रेंट में उसका हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो क्या होगा ये हम निकाल सकते हैं। अब अभी ये मत सोचना कि किसी ट्राइंगल में 90 से ऊपर का एंगल कैसे बन जाएगा। ये 11th वाला कॉन्सेप्ट है, 11th की वीडियो में अपलोड कर दूंगा इस पर। तो पहले आप टेबल बनाने की ट्रिक समझ लीजिए कि टेबल बनानी कैसे है हमें, क्योंकि अगर ये आप टेबल बना पाए तो एक एक्सरसाइज पूरी की पूरी आप सॉल्व कर दोगे। और बाकी फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ट्रिक के अलावा भी आपको याद होना चाहिए कि टेबल कैसे, किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे क्या वैल्यू होती है। अगर ये याद होगा तो आसानी से क्वेश्चन हो सकते हैं, कि बार बार आप एक एक सवाल के लिए टेबल बनाओगे तो इसमें टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो देखिए, पहले ट्रिक देखिए कि आपको काउंट करना है, 0 से स्टार्ट करनी है काउंटिंग। 0 1 2 3 4, उसके बाद सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए। थोड़ा लेफ्ट में लिखता हूँ, 0/4। पहले आपको काउंट करना है 1 0 1 2 3 4। आप सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब सभी पर स्क्वायर रूट लगा दीजिए। ये मैंने थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड में इसलिए लिखे हैं क्योंकि राइट हैंड साइड में मैं एग्जैक्ट वैल्यू लिख पाऊँ। अब ये हो जाएगा 0 0/4, 0 का रूट होता है 0। ये कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का आ गया 2। यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 से कैंसिल करा 1 बार में, 2 से कैंसिल करा 2 बार में। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का रूट 2। ये रूट से बाहर नहीं आया क्योंकि ये एक स्क्वायर नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो रूट में ही रह गया √2। ये बार बार, हाँ ठीक है √2।
यहाँ पर भी कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, √3 और ये 2 आ जाएगा, √4 का 2, ये कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया, 1 का 1 ही होता है। अब अगर आपने साइन की बना ली, साइन आपने फाइंड आउट कर लिया 30, साइन 0 पे क्या है 0, साइन 30 पे क्या है 1/2, साइन 45 पे 1/√2, साइन 60 पर √3/2 और साइन 90 पर 1। अगर आपने साइन आपने फाइंड आउट कर लिया अलग अलग एंगल के लिए, तो अब आप कॉस फाइंड आउट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। कैसे, देखिए आप इनको पलट के लिख दीजिए, यहाँ पर 1, फिर नेक्स्ट नंबर √3/2, उसके बाद 1/√2, 1/2, 0, ये सबसे लास्ट था, इसे पहले नंबर पे दिया, सेकंड लास्ट को दूसरे नंबर पे, फिर ये तीसरे पे, ये चौथे पे, लास्ट पे। अब tan मैंने आपको बताया था, tan निकाला कैसे जाता है, tan निकाला जाता है साइन बाय कॉस करके, साइन बाय कॉस होता है tan, हाँ वो सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे लिखा है, tan थीटा बराबर साइन बाय कॉस थीटा होता है। तो साइन की वैल्यू 0, कॉस की वैल्यू 1, साइन की वैल्यू 1/2, कॉस की वैल्यू क्या आई है 30 पर √3/2, 1/√2, साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू क्या आई है 1/√2, 1/√2, कॉस की वैल्यू 60, साइन की वैल्यू 60 पे आई है √3/2, कॉस की वैल्यू आई है 1/2, 0, साइन की 0 वैल्यू आई है 90 पर, साइन की 1 आई है 90 पर और कॉस की आई है 0। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये तो हो गया 0, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 1/√3, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 1, कैंसिल आउट √3 और 1/0 होता है नॉट डिफाइन या अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब है परिभाषित नहीं है, आपसे सवाल नहीं पूछेगा इसमें से। अब कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल। तो अगर इस किसी के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, 1/0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/1 जो कि 2 ही होता है, ये √2/1 रेसिप्रोकल करना है जो √2 ही होता है, ये 2/√3, 2/√3, अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो 2/√3 और ये हो गया, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1 लिख दिया, 1 ही होता है, रेसिप्रोकल करने के बाद भी 1 ही रहेगा। सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, ये होता है साइन का रेसिप्रोकल और ये क्या होता है कॉस का रेसिप्रोकल। तो कॉस को पलट दो, 1/1, अगर 1 नहीं है तो 1 आप लिख सकते हो डिनोमिनेटर में, तो 1 ही आ जाएगा ये। तो रेसिप्रोकल करोगे फिर से 1, इसका रेसिप्रोकल करा, रेसिप्रोकल 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 से डिवाइड करोगे वही आएगा रेसिप्रोकल, और ये हो गया 1/0। अब यहाँ पर 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड, इसकी वैल्यू नहीं पूछ सकता आपसे, पता नहीं इसकी वैल्यू क्या है, डिफाइंड ही नहीं है। हमने इस सिंबल को 1/0 ये जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं कर पाए हम अभी तक, तो हमने लिखा ही नहीं कुछ। ऐसे यहाँ पर भी आ गया अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं। अब कॉट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल, अगर ये tan का रेसिप्रोकल है तो tan की वैल्यू डिनोमिनेटर में 1 है तो ये क्या हो जाएगा 1/0, ये हो गया √3/1 जो कि √3 होता है, नीचे 1 लिखने की नीड नहीं होती, ये 1 हो गया, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, पलटने के लिए 1 लिख रहा हूँ तो 1/√3 और ये 0/1, 0/1 0 ही होता है। और यहाँ पर 1/0 क्या हो गया अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड, एंड डी का मतलब है नॉट डिफाइंड। तो देखिए अब अगर इस टेबल का मतलब क्या है, अब कैसे इससे कंक्लूजन निकालोगे, इंटरप्रिटेशन क्या करोगे इस टेबल का। साइन, अगर आपसे कोई पूछता है साइन 30, साइन 30 क्या है, साइन 30 डिग्री, तो आपको पहले साइन देखना है और फिर जहाँ रुकना कहाँ पर है, जहाँ पर 30 दिखे, तो साइन 30 की वैल्यू है 1/2। कॉस 90, तो कॉस पहले देखिए और आपको रुकना कहाँ पर है 90 पर, ये तो 45 है, 60 90, तो कॉस 90 0। tan 45, tan 45 कैसे निकालेंगे, tan से स्टार्ट कीजिए, 45 पर रुकना है, tan भी आ रहा है 45 भी आ रहा है इस ब्लॉक में, तो 1। कॉसेक मान लीजिए हमें निकालना है कॉसेक 0, कॉसेक 90 निकाल लेते हैं या 0 निकाल लेते हैं, कॉसेक 0, तो कॉसेक 0 क्या है, ये देखिए नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड एक ही बात है। अब अगर आपको निकालना है 0 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, 60, मान लीजिए आपको सेक 60 निकालना है, सेक 60 डिग्री, तो सेक देखा और फिर 60 डिग्री ढूंढिए, ये रहा 2,
अगर आपको कॉट 30 डिग्री निकालना है तो कॉट को देखिए फिर 30 पे रुकना है। ये रहा कॉट भी है, इस ब्लॉक पर 30 भी है, तो √3। तो आप इस तरीके से ये जो टेबल मैंने बनाई है ये टेबल आप बना सकते हो और इसका यूज करके किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू इन पर्टिकुलर एंगल पे फाइंड आउट कर सकते हो। 0 पर, 30 पर, 45 पर, 60 पर, 90 पर। क्या और कोई एंगल पे इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू ही नहीं निकलती है, पर आपके सिलेबस में नहीं है। तो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इनकी वैल्यू भी ऐसा क्यों होता है, क्यों sin 45 ये होता है, क्यों cos 60 1/2 होता है, क्यों tan 45 1 होता है, ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं इसे मिटा के क्वेश्चंस करवाता हूँ, बाकी आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा टेबल मैंने कैसे बनाई। एग्जाम्पल नंबर 6 एंड एग्जाम्पल नंबर 7 लिख लिए हैं, बाकी इसके बाद एक एग्जाम्पल और है, एग्जाम्पल नंबर 8, फिर हम एक्सरसाइज पे आ जाएंगे, एक्सरसाइज कराऊंगा। आप ये मत सोचना है वो जो मैंने टेबल कराई है कि sin 90 डिग्री 1 कैसे हो गया, sin 45 डिग्री 1/√2 कैसे हो गया। मैं आपसे ये कहूँगा थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इस वीडियो के बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाला हूँ इसके जस्ट नेक्स्ट या मैं 8.3 और करा दूँगा, उसके बाद उसमें आपको रीजन पता लग जाएगा कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे 1/2, √3/2, 1, 2/√3 क्यों आ रही है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, तब तक हम वो करने वाले हैं जो पेपर में आएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कभी नहीं पूछने वाला पेपर में, ना ही आज तक पूछा, ना ही मुझे लगता है पूछेगा कि sin 30 डिग्री 1/2 प्रूफ करो। फिर भी मैं वो करा दूंगा ताकि आपको डेप्थ में पता हो कॉन्सेप्ट। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, कह रहा है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी पर राइट एंगल है, ठीक है। कह रहा है AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर है, CAB एंगल 30 दे रखा है, 30 डिग्री का एंगल है। कह रहा है फिगर में भी देख लीजिए 8.19 का मतलब है 8वें चैप्टर का 19वां फिगर। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड BC, हमें BC निकालनी है, ये वाली लेंथ ये चाहिए, एंड AC ये भी चाहिए। तो हमने जो भी टेबल पढ़ी है हम उसका इस्तेमाल करेंगे। आपको 30 दे रखा है, एंगल 30 है, और आप बताइए ये वाली साइड चाहिए। पहले ये बताइए ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें AB और BC दोनों इन्वॉल्व होती हैं। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता होगा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है tan या cot। tan में होता है P/B और cot में होता है B/P, तो मैं tan यूज करूँगा। tan थीटा कितना होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर ये रहा और बेस ये रहा। थीटा की जगह क्या दे रखा है 30 डिग्री, AB की जगह 5 है, BC अननोन है। अब tan 30 की वैल्यू आपको टेबल से पुट करनी है, इसलिए मैंने कहा था आपको टेबल याद होनी चाहिए। फिर भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। जैसे साइन, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली वैल्यू है, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, ये सब डिग्री में है, और sin 90 डिग्री बराबर 1। ऐसे ही cos का, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। ये वैल्यू भी ना के बराबर इस्तेमाल होंगी cot 90 वाली, क्योंकि ट्राइंगल में एक एंगल तो 90 का है ही है, दूसरा 90 की तरफ अप्रोच करता है, 90 नहीं होता। और tan की वैल्यू, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, और tan 90 डिग्री, tan 90 तो यूज ही नहीं होगी, tan 60 इक्वल टू √3। अगर आपको इतनी वैल्यू भी याद है तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि कॉसेक की पूछेगा तो इसका रेसिप्रोकल, कॉस साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो बताइए tan 30 डिग्री क्या है 1/√3। अब आप एक तरीके से ये डिवाइड में लेफ्ट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई में हो गया, और ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई में हो गया। ये भी कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया।
तो ये आ गई BC की वैल्यू, क्योंकि ये सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर। अब आप समझ गए लेंथ कितनी है तो अच्छा है। अगर आप नहीं समझे तो किया जा सकता है, इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, तो इसका मल्टीप्लाई करके आपको इजीली अंडरस्टेबल फॉर्म में लेंथ मिल जाएगी 10, 1, 16, 1, 85, 86 और यहाँ पर आ गया पॉइंट के बाद 0 होता है तो फिर लिखने की नीड नहीं होती लास्ट में अगर 0 है तो ऐसे हमने एक लेंथ निकाल ली BC। अब आपको एक लेंथ और निकालनी है, वो लेंथ क्या है AC। अब AC निकालने के दो तरीके हैं। पहला कि आपको ये भी आपको परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है। बेस क्या आया 5√3, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के H निकाल लीजिए, हाइपोटेन्यूस निकाल लीजिए, पहला तरीका। दूसरा तरीका यह है कि हमने अगर ये रेशियो पढ़ रखे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ रखे हैं, तो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। जैसे मैंने ये किया, जैसे ये किया वैसे ही ये करूँगा। तो अब बताइए कौन सी हमारे पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें दोनों होते हैं, परपेंडिकुलर भी और हाइपोटेन्यूस भी, तो वो है साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर जो कि AB है बाय हाइपोटेन्यूस जो कि AC है। अब यहाँ पर थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री और AB की जगह क्या आएगा 5, AC अननोन है। अब आपको अभी भी पता होगा मैंने साइन 30 डिग्री लिखा था 1/2। आप वीडियो स्किप करके देख सकते हो, बैकवर्ड स्किप करके वीडियो देख सकते हो। तो ये क्या हो गया 1/2। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, AC की वैल्यू आ जाएगी 2 × 5 दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो आपको AC की लंबाई भी पता लग गई। तो यहाँ पर आपने बेस भी फाइंड आउट कर लिया ट्राइंगल का और हाइपोटेन्यूस भी फाइंड आउट कर लिया। पर ये फाइंड आउट करने के लिए इसकी कॉस्ट क्या थी फाइंड आउट करने की, इसकी कॉस्ट ही आपको याद होना चाहिए। tan 30 डिग्री क्या होता है, sin 30 डिग्री क्या होता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन याद है तो आप फाइंड आउट कर पाओगे, अगर याद नहीं है तो फाइंड आउट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको साइड की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए बोला गया एग्जाम्पल नंबर 6 में। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या रहा है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q पर राइट एंगल है मतलब 90 डिग्री। PQ दे दिया आपको 3 सेंटीमीटर, PR दे दिया आपको 6 सेंटीमीटर। PR क्या है, डिटरमाइन एंगल QPR ये वाला एंगल और PRQ ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ये रहा और ये वाला एंगल ये रहा। आपको ये दोनों एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। इससे पिछले एग्जांपल में क्या था, दो साइड फाइंड आउट कराई थी। इस एग्जांपल में क्या है, दो एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये भी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने एक एंगल फाइंड आउट कर लिया तो दूसरा तो निकाल ही सकते हो 90 में से सब्ट्रैक्ट, मतलब तीनों का सम 180 डिग्री और ये तो 90 है ही, तो इन दोनों का सम भी 90 डिग्री। तो अगर आपको एक पता लग गया तो आप दूसरा फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। तो देखिए ये दोनों चीज़ दे रखी है, परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है। तो आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस दोनों गिवन होता है? अगर आपका जवाब साइन है, कोसेक है तो सही है। अगर आपका जवाब कुछ और है तो आपने ठीक तरीके से कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा। तो एक बार आप उसको रिवाइज जरूर कर लेना। तो हमारा साइन थीटा क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर थीटा मान लूँ तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है PQ, हाइपोटेन्यूस क्या है PR। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, थीटा की वैल्यू अननोन है, हमें निकालनी है, थीटा नहीं पता। PQ की वैल्यू कितनी है 3 और PR की वैल्यू कितनी है 6। अगर आप इसे कैंसिल आउट करो तो आ गया 1/2। अब आपको ये सोचना है कि साइन किस थीटा के लिए 1/2 आता है। उस टेबल को देखिए जो मैंने यहाँ पर बनाई थी, और वैसे भी आपको पता है साइन 30 डिग्री के लिए 1/2 आता है। तो थीटा क्या हो गया, आप ऐसे लिख सकते हो साइन थीटा इक्वल टू साइन, किस साइन की वैल्यू के लिए आता है 30 डिग्री, और कंपेरिजन से ऑन कंपेयरिंग हमें क्या मिला, हमें मिला थीटा बराबर 30 डिग्री। और थीटा है क्या, थीटा आर एंगल है, आर मतलब ये PRQ। तो हमें PRQ मिल गया, PRQ इक्वल टू 30 डिग्री। क्या हम ये एंगल निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसके दो तरीके हैं। पहला कि आप इसको थीटा मान लीजिए, अगर मैं इसको थीटा मानूंगा
तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। या ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, एंगल QPR प्लस 90 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना निकला थीटा, ये बराबर होता है 180 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या निकली है 30। तो एंगल QPR ये हो गया 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। राइट हैंड साइड में जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, और एंगल QPR इक्वल टू 60 डिग्री। तो आपसे दो एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, आपने दो एंगल फाइंड आउट कर लिए। एक लास्ट एग्जांपल बचा है, उसके बाद मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगा। ये एग्जांपल नंबर 7 था, 8 बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुके। एग्जांपल नंबर 8, इफ साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2 एंगल a प्लस बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल a बड़ा है b से, फाइंड a एंड b। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद हो गई है तो ठीक है, वरना आप एक वो टेबल एक कागज पर लिखकर, एक पेपर पर लिखकर अपने सामने रखिए तब सवालों को सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि बार बार उसकी ज़रूरत पड़ेगी इस एक्सरसाइज में। तो देखिए हमें दे रखा है साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2। साइन कब होता है, साइन की वैल्यू कब होती है 1/2, अगर मैं आपसे पूछूं तो साइन 30 डिग्री। ऑन कंपेयरिंग वी गेट, हमें क्या मिलेगा, a माइनस बी 30 की जगह लिखा हुआ है a माइनस बी इक्वल टू 30। अब ये देखिए cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2, cos a प्लस बी, cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, cos 60 डिग्री पर। ऑन कंपेयरिंग a प्लस बी कितना हो गया, a प्लस बी हो गया 60 डिग्री। अब आपने 10th में थर्ड चैप्टर पढ़ा होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसमें आपने सॉल्व करना सीखा है कि दो वेरिएबल हो, दो अननोन हो और दो इक्वेशन हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इक्वल टू 30 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दीजिए, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए a की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री बाई 2 इक्वल टू 45 डिग्री। तो a की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली 45 डिग्री। आप ऐसे सोच भी सकते हो, दो नंबर जिन्हें सब्ट्रैक्ट करके 30 आए और जिन्हें ऐड कर 60 आए, पर पेपर में अगर MCQ होता तो सोच लेते, नहीं तो स्टेप बाय स्टेप ही करना पड़ेगा। अब a की वैल्यू 45 आई, किसी भी इक्वेशन में वो पुट कर दीजिए a की वैल्यू। तो मैं पुट कर रहा हूँ, a की जगह 45 डिग्री रखा, b की जगह b है और ये 60 डिग्री। अब ये प्लस में राइट हैंड साइड में जाके माइनस में हो जाएगी। मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए, मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ। यहाँ पर a प्लस बी दे रखा है 60 डिग्री, a क्या आया आपको इसके बाद ही लिखना है, a की वैल्यू है 45 डिग्री, 45 डिग्री प्लस में और राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा माइनस में। तो b की वैल्यू कितनी होगी 15 डिग्री। तो हमें a और b फाइंड आउट करना था, हमने कर लिया a और b। अब हम आ गए एक्सरसाइज पर। तो अब मैं आपको कराने वाला हूँ एक्सरसाइज 8.2। 8.2 के 5 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, कभी कोई एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कभी कोई पूछ लिया जाता है। तो ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको मैं सजेशन फिर से एक बार देना चाहूँगा, टेबल आप याद कर लेना। टेबल याद नहीं होती तो टेबल को बार बार लिखने की प्रैक्टिस करो। जो मैंने ट्रिक आपको बताई थी, ट्रिक आपको याद ही होगी। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। 0 से लिखना स्टार्ट करा, पहले साइन कॉस 10 और बाकी कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉसेक का, और 10 कॉट हो जाएगा 10 का रेसिप्रोकल। तो 0 1 2 3 4, फिर सभी को 4 4 से डिवाइड करा, फिर सभी पे स्क्वायर रूट। अब ये क्या होता है 0 0 का स्क्वायर रूट 0। ये क्या होता है 1 का हो गया 1 स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट 4 हो गया 2। यहाँ पर होता है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। ये कैंसिल आउट 2 2 से हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1/√2। 2 2 से कैंसिल होने के बाद 1 का क्या हो गया 1,
और √2 का √2 रहा। ये √3 तो रूट से बाहर नहीं आएगा, इसका आ जाएगा 2 और ये 1 हो गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। फिर इसी को पलट के लिख देना। ये मैं पहले करा चुका हूँ, मैं बस याद दिलाना चाहता था कि आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि कैसे आपको टेबल का फॉर्मेशन करनी है। तो अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको फिर से एक बार जो इम्पोर्टेंट वैल्यूज है वो लिख देता हूँ। साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 30 डिग्री √3/2, टेन 30 डिग्री 1/√3। उसके बाद नेक्स्ट साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, टेन 45 डिग्री 1। एक 60 डिग्री और इम्पोर्टेंट, साइन 60 डिग्री √3/2, कॉस 60 डिग्री 1/2 और टेन 60 डिग्री √3। ये वैल्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वैल्यू भी याद कर लो तो भी हो सकता है, बाकी ये याद रखना पड़ेगा कि जो सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो अभी हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन में कह रहा है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है? देखिए साइन 60 डिग्री होता है √3/2, कॉस 30 डिग्री √3/2, साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 60 डिग्री 1/2। ये हो गया √9/4, ये 1 का 1 से मल्टीप्लाई, 2 का 2 से 4। ये हो गया 3/4 प्लस 1/4। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर ऐसे ही जोड़ दिए जाएंगे। 4/4 1 आ गया। तो पहला पार्ट तो हो गया। पहले पार्ट में बस वैल्यू पुट करनी थी साइन की और कॉस की। तो अगर आपको टेबल याद है आसानी से वैल्यू पुट कर सकते हो। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरा पार्ट क्या है। बाकी वैल्यूज कहाँ से आई ये भी मैं बताऊंगा। तो आप ये वीडियो पॉज कर के स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर साथ के साथ कॉपी में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि tan स्क्वायर थीटा का मतलब होता है tan थीटा का होल स्क्वायर, tan थीटा का होल स्क्वायर। ये बस सिंबॉलिकल फॉर्म है, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। अब tan 45 कितना होता है? tan 45 होता है 1 और cos 30 डिग्री कितना होता है? √3/2 और साइन 60 डिग्री भी √3/2। तो ये क्या हो जाएगा? ये तो हो गया 2 × 1, ये √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। न्यूमिनेटर का भी स्क्वायर डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर। ये हो गया 3, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया और 2 का स्क्वायर 4। ये दोनों चीज़ें तो सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगी, आंसर आएगा 2। तो ये वाला पार्ट भी इजी था, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो आपको समझ में ना आए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो पॉज करके, मुझे मिटाना पड़ेगा। थर्ड पार्ट
थर्ड पार्ट में कहा गया है cos 45 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस cos sec 30 डिग्री। तो cos 45 डिग्री क्या हो जाएगा? cos 45 डिग्री देखिए, cos 45 डिग्री होता है 1/√2। sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री क्या होता है? आपको cos 30 डिग्री पता है, sec उसका रेसिप्रोकल होता है। sec थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा। तो cos 30 डिग्री को पलट दो 2/√3 और cosec थीटा क्या होता है? sin थीटा का रेसिप्रोकल। अब मुझे अगर cosec 30 पूछनी है तो tan 30 देखते हैं क्या है। tan 30 है 1/2, तो cosec 30 क्या हो जाएगा? 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1। अब ये बस कैलकुलेट मतलब सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। √3 से √3 1 बार में जाता है तो 2 इंटू 1 के टेबल में √3 बार में 2 इंटू मतलब 1 से √3 कैसे बनाया जा सकता है? √3 से मल्टीप्लाई करके, तो 2 इंटू √3 1/√2 होल डिवाइडेड बाई, ये हो गया 2 + 2√3/√3। और इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/√2, अगर कहीं पर लिखा है 12 डिवाइडेड बाई 6 तो ऐसे भी लिख सकता है 12 डिवाइड 6। तो मैं ये पहला वाला पोर्शन, ये डिनोमिनेटर वाला पोर्शन। डिवाइड मतलब क्या होता है? जो सेकंड टर्म है उसके रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई। तो ये आ गया √3 और ये क्या आ गया 2√2 और ये √2 का √3 से √3 से मल्टीप्लाई करेंगे √6 2√6। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अगर आपसे बोलता है रैशनलाइज करना है तो आप रैशनलाइज कर सकते हो, 9th क्लास में हमने पढ़ा ये रैशनलाइज करना, नहीं तो ये भी करेक्ट आंसर है। अब मैं 4th क्वेश्चन करता हूँ, आप ये नोट डाउन कर सकते हो क्योंकि मुझे मिटा के 4th क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। बाकी कोई डाउट अगर आपको आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर सकते हो, जो भी आपका डाउट होगा मैं उसे सॉल्व करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन या आपके डाउट को सिंप्लीफाई या समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मैं इसे हटा देता हूँ। ये वाला पार्ट आपको उम्मीद है समझ में आया होगा ये कैसे हुआ। डिवाइड मतलब रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई, और इसका इससे मल्टीप्लाई करा, √2 का इससे मल्टीप्लाई करा, √2 इंटू √3 √6 आ गया। 4th पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में बोला जा रहा है, 4th पार्ट sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री होल डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री cos 60 डिग्री cot 45 डिग्री। तो वैल्यू पुट कीजिए। sin 30 डिग्री क्या होता है अगर मैं आपसे पूछूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं sin 30 डिग्री होता है 1/2, तो पुट कर रहा हूँ 1/2। tan 45 1 होता है, cosec 60 कितना होता है? sin 60 होता है √3/2 और cosec होता है sin का रेसिप्रोकल, तो 2/√3 2/√3। आपको तब मैं कह रहा हूँ cosec 60 तो आपको sin 60 ढूंढना है, ऐसा नहीं कि sin 30 की वैल्यू पुट कर दोगे। होल डिवाइडेड बाय sec 30 पूछ रहा है, sec किसका रेसिप्रोकल होता है? cos का, तो cos हमें 30 डिग्री ढूंढना है। ये रहा √3/2 और रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। cos 60 डिग्री कितना होता है? cos 60 डिग्री होता है 1/2 और cot 45 डिग्री, cot होता है tan का रेसिप्रोकल, tan 45 ये रहा, तो 1 आएगा। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। अब न्यूमिनेटर वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमिनेटर वाले पार्ट में 2 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये आ जाए 2√3, तो √3 से, तो ऊपर वाले नंबर को √3 से मल्टीप्लाई, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2√3 आ जाए 2√3 से। ये 7th में सिखाया जाता है 2 इंटू 2 होल डिवाइडेड बाय, फिर इसे डिनोमिनेटर को सॉल्व करा, एलसीएम आ गया और ये आ जाएगा √3 का मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा? 2√3 आ जाए 2 से,
2 का किससे मल्टीप्लाई करा जाएगा, 2√3 आ जाए √3 से, और 1 का किससे मल्टीप्लाई करा जाएगा, 2√3 आ जाए 2√3 से। ये सेम चीज़ें कैंसल आउट हो जाएंगी। अब ये क्या बना, √3 + 2√3 - 4 होल डिवाइडेड बाय 4√3 2√3। इसके आगे कुछ नहीं है, 1 लिख सकते हैं, 1√3 और 2√3 3√3 - 4, ये हो गया 4 + 1 और 3 3√3। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आप चाहो तो रैशनलाइज कर सकते हो, चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, क्योंकि बोला नहीं गया रैशनलाइज करने के लिए। रैशनलाइज करके भी जो वैल्यू आएगी वो सेम होगी, वैल्यू थोड़ी ना बदल जाएगी। हाँ, बस हम थोड़ा इजी तरीके से कर देते हैं, उसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये सिंप्लीफाई करने का पर्पज़ हमारा ये होता है, क्योंकि ऐसे एलसीएम लेना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। तब हम दो फ्रैक्शन को जोड़ते हैं, और अगर नीचे ऐसा नंबर है जो इरेशनल है तो एलसीएम लेना मुश्किल पड़ जाता है। हम रैशनलाइज करते हैं ताकि एलसीएम लेना आसान हो जाए। तब मैं ऐसे 2 नंबरों को जोड़ रहा हूँ जो इरेशनल है, पर यहाँ पर हमें एलसीएम वगैरह थोड़ी ना लेना। हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट है 5, इसमें से लास्ट वाला तो है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री + 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री - tan स्क्वायर 45 डिग्री होल डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री + cos स्क्वायर 30 डिग्री। आगे चल के आपको पता लगेगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में कि cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा 1 होता है। मतलब अगर सेम एंगल है तो cos स्क्वायर और sin स्क्वायर का समीशन 1 हो जाता है, पर अभी हमें नहीं पता तो मैं इस इन्फॉर्मेशन का यूज भी नहीं करूँगा। तो इसको लिख सकते हैं cos 60 raised to the power 2, 4 sec 30 raised to the power 2, tan 45 raised to the power 2 whole divided by sin 30 डिग्री raised to the power 2 cos 30 डिग्री raised to the power 2। अब मैं आपसे पूछूं cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, तो ये हो गया 1/2 का होल स्क्वायर। मैं आपसे पूछूं sec 30 डिग्री कितना होता है, sec 30 के लिए sec क्या होता है, cos का रेसिप्रोकल, तो cos 30 ढूंढिए, ये रहा इसका रेसिप्रोकल 2/√3 का होल स्क्वायर। और tan 45 होता है 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय sin 30 का होल स्क्वायर। sin 30 होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 होता है √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का तो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा और 3 आ जाएगा। पहला तरीका, या √3 के स्क्वायर का मतलब क्या है, √3 × √3 √9 जो कि 3 ही होता है, तो डायरेक्ट 3 रख लीजिए, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है होल डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट कट जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब मैं वो वाला पार्ट मिटा देता हूँ, उसकी ज़रूरत भी नहीं है कि मैंने सारे क्वेश्चन तो करवा ही दिए। आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं भी। तो 5 × 1 5 और नीचे आ गया 4 × 4 16/3 - 1 होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर जुड़ जाएंगे। अब ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, इसके डिनोमिनेटर में 1 मान लेते हैं, तो 4 और 3 और 1 का एलसीएम 12 आ गया। 12 के टेबल में 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12/3 से, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12/4 से, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12/12 से। जो साइन आगे था सिंबलों के मैंने वही साइन आगे रखे हैं। होल डिवाइडेड बाय, ये हो गया 4/4, 4/4 1 होता है, ये हो गया 1, तो ये हो गया हमारा 15, ये हो गया 64, ये हो गया -12 होल डिवाइडेड बाय 1, तो ये 1 लिखो, इसकी तो कोई नीड नहीं है, ये हो जाएगा 67/12, तो ये हो गया आंसर। कर दो
क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, मल्टीपल चॉइस दिए जाएंगे, उनमें से आपको करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन पर टिक करना है। और यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसा करते हैं बस टिक भी कर देते हैं, जस्टिफाई भी करनी होती है अपनी चॉइस को, मतलब उसका रीजन कि आपने वो ही क्यों टिक करा। देखिए यहाँ पर लिखा भी है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो अगर मैं आपसे पूछूं साइन 60 डिग्री कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री होता है √3/2। कॉस 60 डिग्री कितना होता है, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2। टेन 60 डिग्री √3 और साइन 30 डिग्री 1/2। तो अब देखते हैं इसे सॉल्व करके क्या आता है, उस ऑप्शन पे टिक कर देंगे। तो सॉल्यूशन, तो 2 tan 30 डिग्री होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होल डिवाइडेड बाय 1, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 और इसका होल स्क्वायर 1/√3 का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा, ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 और तब √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 के स्क्वायर में स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा 3। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 1 का 1 से 1 होल डिवाइडेड बाय 3। अब ये क्या हो गया, अगर मैं इसे देखूं आगे 2/√3 होल डिवाइडेड बाय 1 और 3 का एलसीएम लिया 3 आया, 3 कैसे बनेगा 3 से मल्टीप्लाई करके, तो इसके ऊपर वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करा। 3 से 3 कैसे बन सकता है 1 से मल्टीप्लाई करके, तो इसके ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई करा, तो 3 + 1 4। अब ये मैं आपको बता चुका हूँ पुराने लेक्चरों में कि ऐसी चीज़ कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और डिवाइड मतलब क्या होता है, डिवाइड मतलब होता है रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई। तो जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 बार में कैंसिल आउट हुआ। √3 से 3 कैंसिल आउट होता है √3 बार में, तो हमारा आंसर क्या आ गया √3/2 आंसर। और देखते हैं किससे मैच कर रहा है, √3/2 साइन 60 डिग्री से मैच कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन है साइन 60 डिग्री, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे चल के यहाँ पे पढ़ोगे भी कि ये जो फॉर्मूला होता है 11th में, ये साइन 2θ के बराबर होता है, और यहाँ पर 30 डिग्री, तो ये हो गया साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री √3/2 ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। किसी का ये डाउट हो सकता है कि √3 से 3 कैसे कैंसिल आउट हो गया। ये इस तरीके से हो गया कि मैं 3 को लिख सकता हूँ √9, और फिर अगर मैं इसकी जगह √9 लिखूँ, √9 से √3 कैंसिल आउट करूँगा तो √3 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले इनके ऑप्शन लिख देते हैं। ये होता है नॉट डिफाइंड, एन का मतलब क्या है नॉट, और डी का मतलब डिफाइन। ये तो लिखा ही पड़ा है 1, ये क्या होता है 1/√2, और 0 लिखा ही पड़ा है। तो इसे सॉल्व करते हैं। 1 - tan स्क्वायर बाय 45 डिग्री होल डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर + 45 डिग्री। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 - tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 + tan of 45 डिग्री होल स्क्वायर। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 पुट करा, ये हो गया 0/2 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी इज करेक्ट। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ, तब तक आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = a की किस वैल्यू के लिए ट्रू होगा। तो चेक कर लेते हैं, पहले फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2a sin 2a, पुट a = 0 पुट करते हैं एक ही जगह। sin 0 होता है 0। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है क्या 2 sin a, की वैल्यू पुट करते हैं, पुट a = 0। तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी 2 sin 0, और sin 0 क्या होती है 0। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल टू हो गई, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पर मैं बाकी के ऑप्शन चेक करने की नीड ही नहीं पड़ी। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि हमें 0 पे अपना आंसर मिल गया। अब ये देखिए ये क्या है, कह रहा है ये
जो 2 tan 30 डिग्री होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये किसके बराबर है? तो इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2। ये मैंने आपको टेबल कराई थी, वो टेबल में आपको मैंने कुछ याद रखने के लिए बोली थी। 30, 45 और 60। साइन 30 साइन cos tan 30 याद कर लीजिए, और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और साइन 45 cos 45 tan 45 याद कर लीजिए, और tan 30 tan 60 और tan 45 याद कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्या होता है? tan साइन 60 डिग्री √3/2, tan 60 डिग्री √3 और साइन 30 डिग्री 1/2। अब देखते हैं क्या इसकी वैल्यू क्या फाइंड आउट होती है। तो 2 tan 30 डिग्री होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 क्या होता है? tan 30 होता है 1/√3। इससे पहले ही एक सवाल हमने सॉल्व करा है इस पे 1, ये tan 30 का होल स्क्वायर है, मतलब 1/√30 का होल स्क्वायर। तो ये न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करा 2/√3 होल डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। 2/√3। अब इसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह कर सकते हैं। 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 3। अब बताइए 1 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 आ जाए तो आपका जवाब है 3 से, तो इसके ऊपर वाले नंबर को 3 से करेंगे 3। और 3 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 आ जाए 1 से, तो इसके ऊपर वाले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें क्या मिला? 2/√3 होल डिवाइडेड बाय 2/3। अब ये मैंने सॉल्व करने का तरीका आपको बताया था। 2/√3 डिवाइड बाय 2/3 डिवाइड मीन रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई। 2 से 2 हो गया कैंसिल आउट, और हम पहुंच गए 3/√3, जो कैंसिल आउट करके √3 आ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 3/√3 को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं √9 3 के तो बराबर होता है √3, फिर कैंसिल करके देख लीजिए √3। तो हमारा ऑप्शन है √3 करेक्ट है। अब √3 है किसमें? √3 ये रहा tan 60 डिग्री, तो ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, मैं में से मिटा के और क्वेश्चन से लिखता हूँ। हमारे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.2 के। एक्सरसाइज 8.2 के लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? इफ tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, 0 से बड़ा है, एंगल a प्लस एंगल b का सम 0 से बड़ा है और लेस देन और इक्वल टू 90 के बराबर है, 90 से छोटा है। अगर a b से बड़ा है, फाइंड a एंड b फाइंड करना है। तो ऐसे सवाल हम कर चुके हैं। tan a प्लस बी, इस √3 को भी tan में ही लिखिए। बताइए क्या लिख सकते हैं? tan के किस एंगल पे आता है √3? tan 60। तो ऑन कंपेयरिंग वी गेट हमें क्या मिलेगा कंपेयर करके? कि एंगल a प्लस एंगल b इक्वल टू 60 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पर tan ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/√3 किसके बराबर होता है? एक सेकेंड, ये गिवन था। अगर मैं आपसे पूछूं 1/√3 किसके बराबर होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए tan 30 डिग्री। तो इसकी जगह लिख सकते हैं tan ऑफ 30 डिग्री। ऑन कंपेयरिंग वी गेट, अगर हम कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा? ऑन कंपेयरिंग वी गेट a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है। आप या तो एलिमिनेशन मेथड लगा लो या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, ए और बी की वैल्यू निकाल लो। तो मैं कौन सा मेथड लगाने वाला हूँ? एलिमिनेशन मेथड, वो आसान पड़ेगा। दोनों इक्वेशनों को जोड़ दिया, प्लस बी से माइनस बी कट गया, 2a प्लस a 2a 90 डिग्री। a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 होल डिवाइडेड बाई 2 45 डिग्री। तो हमें a पता लग गया। a कितना है? 45 डिग्री। a की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन उनमें। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। पुट a इक्वल टू 45 डिग्री
इन इक्वेशन 1। तो मुझे क्या मिलेगा, 45 डिग्री प्लस एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये प्लस में लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाके माइनस में हो जाएगा। 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ये माइनस में गया। एंगल बी बराबर 15 डिग्री। तो मैं ए और बी फाइंड आउट करना था, ए और बी फाइंड आउट हो गया। अगर आपको ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे भी जोड़ सकते हो इक्वेशनों को, ए प्लस बी और दूसरी इक्वेशन थी ए माइनस बी। ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री, और ए माइनस बी की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। देखिए बी से बी कट जाएगा, 2a बराबर 90 डिग्री। फिर से वही चीज़ आ जाएगी, यहाँ पर आप पहुँच गए, सेम चीज़ें करनी है। तो आपको जो भी ज़्यादा सूटेबल लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं मिटाऊँगा। उसके बाद हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, और साथ में ये भी कह रहा है जस्टिफाई योर आंसर। हमें ना केवल ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स, साथ में अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है कि वो आंसर हमने क्यों चुना। तो मैं इसे हटा देता हूँ। आपने अभी तक नोट डाउन कर लिया होगा, ये वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला कह रहा है साइन ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी। तो ये तो फॉल्स है। ऐसा क्यों? अगर ये ट्रू होता तो हम ऐसा कुछ पढ़ते, पर हमने ऐसा नहीं पढ़ा अभी तक। एक रीजन और है, अगर कोई चीज़ ट्रू है, अगर कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ट्रू है तो वो हर वैल्यूज के लिए ट्रू होती है। जैसे मैं आपसे कहूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कुछ बुकों में या कुछ स्टूडेंट ऐसे भी कहते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है ये किसी एक दो वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है। आप ए और बी की जगह कुछ भी पुट कर लो, ये हमेशा ट्रू होगी। तो वैसे ही यहाँ पर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिखी हुई है, देखते हैं बात सही भी है या नहीं, क्या ये बराबर होता है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए साइन बी। तो ट्रू और फॉल्स बताना है, तो इसका ये है फॉल्स। अब देखते हैं रीजन, रीजन क्या है कि फॉल्स है। अगर ये ट्रू होता तो हर एंगल के लिए ट्रू होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ लेट एंगल ए बराबर 0 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री या 30 मान लेते हैं, एंगल बी को मान लिया 30 डिग्री। अब लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी। साइन ऑफ ए प्लस बी है, ये हो जाएगी साइन ऑफ ए हमने 0 माना है, बी माना है 30 डिग्री। साइन ऑफ 0 प्लस 30 डिग्री 30 डिग्री, ये हो गया 1/2। अब देखते हैं राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी। तो साइन ए की वैल्यू क्या है 0 और साइन बी की वैल्यू क्या है 30। तो साइन 0 0 और साइन बी मतलब साइन 30 1/2। तो ये हो गया 1/2। इतना देख के आपको लग सकता है कि ये तो सही है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। फिर भी मैंने फॉल्स क्यों लिखा? मैंने फॉल्स इसलिए लिखा क्योंकि मैथ में कोई एक्सप्रेशन, कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी सिर्फ एक वैल्यू के लिए सही नहीं होती। आपको अगर ये कोई चीज़ प्रूफ करनी है मैथ में, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमेशा ट्रू होगी। अगर आपको प्रूफ करना है तो आपको हर वैल्यू के लिए बराबर होनी चाहिए। आपने एक वैल्यू देख ली जिसके लिए बराबर है, आपको अगर एक भी ऐसी वैल्यू मिल गई, एंगल ए और एंगल बी की कोई भी ऐसी वैल्यू मिल जाती हैं जिसके लिए ये दोनों साइड्स बराबर नहीं होती, तो आप कह दोगे कि ये फॉल्स है। सिर्फ एक चीज़ ट्रू होने से, अगर मैं ऐसा कहूँ कि मैंने एक कुत्ता देख लिया जिसकी 4 टांगें हैं और 2 पूँछ हैं, और मैं ये कहने लगूँ सारे ही कुत्ते 4 टांग और 2 पूँछ के होते हैं, तो ये गलत बात है, क्योंकि मेरे पास बस एक ही एग्जाम्पल है। तो ये इसी का एग्जाम्पल है। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लिया जिसके लिए दोनों चीज़ें ट्रू होनी है। अब कोई और एग्जाम्पल देखते हैं। हम कब कहते हैं किसी कुत्ते की 4 टांग है? तब मोस्ट ऑफ द डॉग्स, अगर वो हेल्दी है तो सभी डॉगों की 4 टांग होती हैं।
तो अगर ये स्टेटमेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट सही है तो ए और बी की हर वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो ऐसा हो गया एक एग्जाम्पल के लिए। अब कोई दूसरा एग्जाम्पल लिख के देखते हैं क्या ये बात सही भी है। तो इस बार मैं ए और बी कुछ और चुन रहा हूँ। देखते हैं क्या चुनते हैं। ए की वैल्यू चुन लेते हैं 30 डिग्री और बी की वैल्यू चुन लेते हैं 30 डिग्री बी की वैल्यू चुन लेते हैं। तो देखिए साइन लेफ्ट हैंड साइड में साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री और साइन 60 होता है √3/2। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी। साइन ऑफ ए की जगह क्या आएगा 30 डिग्री, साइन ऑफ बी की जगह 30 डिग्री, 1/2 1/2 1/2 और 1/2 जोड़ेंगे तो 1 + 1 2/2 डेट इज 1। तो ये हो गया 1, ये 1 से बड़ा है, ये 1 से बड़ा है या छोटा है 1 से छोटा है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए √3 की वैल्यू होती है 1.732, अप्रॉक्स होती है, अप्रॉक्स एग्जैक्ट नहीं है। और यहाँ पर है 2, अगर मैं डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा 6, 0.8 16 चला गया, फिर ये हो गया 6, ये हो गया 6, ये वैल्यू आ गई। ये तो 1 से छोटी है क्योंकि एंगल ए 30 डिग्री एंगल बी 30 डिग्री के लिए दोनों साइड बराबर नहीं हुई, इसीलिए फॉल्स है। ये रहा हमारा रीजन। एक तरीका और है, आप कह सकते हो कि ये दोनों, मेरे को वैल्यू नहीं पता √3 की, तो मुझे कैसे पता लगेगा ये दोनों बराबर नहीं है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड आई है √3/2 और राइट हैंड साइड क्या आई थी 2/2। तो देखिए 2 बड़ा होता है √3 से, क्यों? क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं √4। तो देखिए डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर बड़ा है तो ये वैल्यू बड़ी है। तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए मैंने लिखा है फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं वो ट्रू है या फॉल्स। तो आपने देखा इस स्टेटमेंट में एक एग्जांपल के लिए तो ट्रू निकल गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के एक 1 निकल गया, और एक एग्जांपल ऐसे भी था जिसके लिए फॉल्स निकल गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के एक 1 नहीं निकला। तो मैं इस स्टेटमेंट को ओवरऑल फॉल्स ही कहूँगा कि कोई स्टेटमेंट मैथ में ट्रू तब होता है तब वो हर आउटपुट, हर इनपुट के लिए, हर एक्स की वैल्यू के लिए, हर एंगल के लिए ट्रू हो। अगर हर एंगल ए प्लस एंगल बी, हर एंगल ए और एंगल बी के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाती तब जाके स्टेटमेंट ट्रू होता। अभी ऐसा नहीं है। जैसे मैं आपको कुछ स्टेटमेंट देता हूँ, साइन 2a ये इक्वल टू होता है 2 sin a cos a के। आप कोई भी एंगल के लिए वैल्यू चेक कर सकते हो, ये हमेशा सही है। कुछ और एग्जांपल दे दो। एक्चुअल में जो साइन ऑफ a प्लस बी होता है ना, वो किसके बराबर होता है? साइन ऑफ a प्लस बी होता है साइन a cos b प्लस cos a साइन बी। या आप 11th के 3rd चैप्टर में इन डिटेल में पढ़ने वाले हो, तो मैं ये भी बता दूंगा फॉर्मूला कैसे आया, इसका डेरिवेशन क्या है। तो ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है क्योंकि आप एंगल ए और एंगल बी कुछ भी पुट कर लो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगी, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट था। अब हम स्टेटमेंट 2 चेक करते हैं कि वो स्टेटमेंट 2 ट्रू है या फॉल्स है। तो ये कौन सा स्टेटमेंट था? स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 चेक कर रहा हूँ, आप तब तक नोट डाउन कर सकते हो। स्टेटमेंट 2 में लिखा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेज। कह रहा है कि अगर थीटा इंक्रीज होगा तो साइन थीटा भी इंक्रीज हो जाएगा। तो देखते हैं क्या बात, ये बात सही भी है या नहीं। स्टेटमेंट 2, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेज। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो देखते हैं, हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। थीटा के एग्जांपल ले रहे हैं 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और देखते हैं साइन थीटा क्या आएगा। ये तो देखा जाए तो एंगल बढ़ रहे हैं, थीटा बढ़ रहा है, ये थीटा की वैल्यू है। अब देखते हैं साइन थीटा क्या आएगा। तो साइन थीटा 0 पे साइन 0 क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं साइन 0, तो साइन 0 होता है 0। अब देखते हैं साइन थीटा,
और थीटा की वैल्यू किस पे चेक कर रहे हैं, 30 पर, 30 पर। तो ये क्या होता है 1/2, 1/2 मतलब 0.5। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू किस पे चेक कर रहे हैं, 45 पर। साइन 45 होता है 1/√2। 1/√2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को √2 से मल्टीप्लाई, तो √2 √2 इंटू √2 √4, और √4 को लिख सकते हैं 2। तो ये होता है 1.414 होल डिवाइडेड बाई 2, 0.707। तो ये आ गया साइन 45 की वैल्यू। साइन 60, साइन 60 देखते हैं। साइन 60 होता है √3/2। ये वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेट करी थी। क्या होती है 1.732 होल डिवाइडेड बाई 2, 0.866। और लास्ट साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री कितना होता है 1। तो आप ध्यान से देखो, ये जो साइन की वैल्यूज हैं बढ़ रही हैं, ये अप्रोक्स वैल्यू है, अप्रोक्स। यहाँ पर भी अप्रोक्स वैल्यू है √2 की। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो जैसे हमने जैसे जैसे थीटा बढ़ाया साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ गई, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मिसिंग है, वो छोटी सी चीज़ मिसिंग है क्या, इनको ऐसा लिखना चाहिए, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेज फॉर थीटा लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसा लिखना चाहिए कि थीटा 90 या 90 से छोटा होगा तब ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अगर आप 90 से बड़ा कर दोगे तो फिर जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा साइन की वैल्यू कम होगी। ये आपको 11th में पता लगेगा, इन्होंने पूरी मतलब कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिखा। तो अगर यही क्वेश्चन होता और आप अगर 10th के लेवल से ऊपर उठ के देखो तो स्टेटमेंट गलत है। साइन थीटा की वैल्यू हमेशा इंक्रीज नहीं होती जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता है। पर अगर आप एक 10th के लेवल पे इस क्वेश्चन को देखो कि 10th के लेवल पे हमारा जो थीटा है वो 90 से छोटा है, 90 के बराबर है, तब जाके स्टेटमेंट सही है। तो इन्हें ऐसा लिखना चाहिए कि थीटा इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, तब जाके स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू कहा जाएगा। और एक रीजन और है कि ऐसा हुआ, अगर आपको एग्जाम्पल नहीं भी देखने, मैं मिटा के समझाता हूँ कि स्टेटमेंट क्यों सही है। देखिए मैं दूसरे स्टेटमेंट भी ऐसा है तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। आपको पता होगा साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब आप खुद सोचो, ये रफ है, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ने से होगा क्या, थीटा बढ़ने से परपेंडिकुलर बढ़ जाएगा थीटा के सामने वाली साइड। जैसे जैसे मैं थीटा बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मैं थीटा बढ़ाऊंगा थीटा के सामने वाली साइड बढ़ेगी, तो परपेंडिकुलर बढ़ेगा तो साइन थीटा भी बढ़ेगा। बाकी ये लोकल तरीका याद रखने की वजह से बता दिया, एक्चुअल प्रूफ ये रहा। अब हमसे पूछ रहा है थर्ड पार्ट, कह रहा था वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेज। कह रहा है अगर थीटा इंक्रीज होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। क्या स्टेटमेंट सही है? तो मैं कहूँगा फॉल्स है। ऐसा क्यों, अभी बताता हूँ। देखिए थीटा को तो मैंने इंक्रीज करते हुए ले लिया, अब देखते हैं कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 पे चेक करते हैं। कॉस 0 कितना होता है 1, कॉस 30 डिग्री, कॉस थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पे चेक करते हैं। कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2। अभी अभी हमने कैलकुलेट करा था 0.866। अगर मैं आपसे बोलूँ कॉस थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पे चेक करनी है तो कॉस ऑफ 45 डिग्री होता है 1/√2। ये भी हमने थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेट करा है 0.707। आप वीडियो स्किप करके वो देख सकते हो वैल्यू। कॉस थीटा की वैल्यू चेक करते हैं 60 डिग्री पर, तो ये होता है 1/2 जो हो गया 0.5। और कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम 90 पर चेक करें तो कॉस 90 होता है 1। तो आप ध्यान से देखो, थीटा तो मैं बढ़ा रहा हूँ, थीटा की वैल्यू तो बढ़ रही है, पर कॉस थीटा की वैल्यू घट रही है। सबसे बड़ा 1 है, उससे छोटा 8.66 और 0.707, 0.5 और cos 90 होता है 1, cos 91। तो देखिए तो ये स्टेटमेंट सही होता, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज
एज थीटा डिक्रीज, ये सही स्टेटमेंट था, वो भी 90 से छोटे एंगल के लिए। पर यहाँ पर इन्होंने कह दिया थीटा इंक्रीज, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये थर्ड वाला स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। तो अभी तक हमें क्या पता लगा, ये स्टेटमेंट था ट्रू, ये स्टेटमेंट था फॉल्स, फर्स्ट स्टेटमेंट था फॉल्स, सेकंड स्टेटमेंट था ट्रू, थर्ड स्टेटमेंट था फॉल्स। फोर्थ चेक करते हैं, कह रहा है साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। ये तो ऐसे ही गलत है, क्योंकि हमें पता है कि साइन 0 होता है और कॉस 1 होता है, तो ये स्टेटमेंट तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। देखिए एक खास बात यह है कि कुछ वैल्यू के लिए अगर ये कहता कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा, तब जाके स्टेटमेंट ट्रू होता, पर इसने कहा ऑल वैल्यूज। तो अगर मुझे स्टेटमेंट गलत साबित करना है तो मुझे बस एक थीटा की वैल्यू ऐसी दिखलानी है, ऐसी चूज करनी है कि दोनों ही साइड इक्वल ना हो, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्योंकि हर स्टेटमेंट का दावा कर रहा है कि हर थीटा का दावा कर रहा है कि हर थीटा के लिए दोनों बराबर हैं। तो मेरे को एक ऐसा थीटा ढूंढना है जिसके लिए बराबर ना हो। तो मैं कहता हूँ लेट थीटा बराबर 0 डिग्री। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड था साइन थीटा में थीटा की वैल्यू 0 पुट करा 0, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है कॉस थीटा की जगह 0 पुट करा 1, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के तो बराबर आई नहीं, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए स्टेटमेंट क्या है फॉल्स। हाँ अगर ये कहता कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा, तब जाके मैं इसे ट्रू कह देता, क्योंकि कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं इनके लिए दोनों बराबर हैं। जैसे 45 डिग्री के लिए साइन 45 भी 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2। हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का कह रहा है कॉट ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है ये पूछ रहा है। तो देखते हैं फिफ्थ स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो फिफ्थ स्टेटमेंट में कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है 0 पर। देखते हैं कॉट 0। अब कॉट को लिख कैसे सकते हैं, कॉट 0 मैंने आपको बताया था कैसे लिखा जा सकता है। कॉट होता क्या है, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये मैंने प्रूव भी कर रखा है पिछले लेक्चरों में। तो ये हो जाएगा कॉस 0 डिग्री होल डिवाइडेड बाय साइन 0 डिग्री। कॉस 0 क्या होता है 1, साइन 0 होता है 0, और कभी भी अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो चीज़ डिफाइन नहीं होती, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ क्यों। तो हम कहेंगे कॉट ऑफ थीटा और थीटा की वैल्यू 0 है, कॉट ऑफ 0, कॉट ऑफ यहाँ ऐसे लिख दिए, कॉट ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए इक्वल टू 0। तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। तो ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 8.3 और 8.3 से पहले जो एग्जाम्पल हैं जो उस एक्सरसाइज को करने में हेल्पफुल हैं वो एग्जाम्पल कराऊंगा, और लास्ट में जब वो 8.3 ख़त्म हो जाएगी तब मैं आपको प्रूफ दूंगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है कि साइन 30 डिग्री 1/2 क्यों होता है, tan 45 डिग्री 1 क्यों होता है,